हेलो दोस्तों। आज मैं अशोक सोनत्रा, उपलेटा, गुजरात डिस्ट्रिक्ट राजकोट से आप सबका इस 9 मंथ रिजल्ट की श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं प्रॉफिट फैमिली से जुड़ा हुआ हूं जून 2020 से। इस जून 2020 से लेकर इस जनवरी 2022 तक मैंने हर क्वार्टर के अंदर अपना रिजल्ट पेश किया है। वो जब ये प्रॉफिट फैमिली के अंदर ज्वाइन करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद, मैंने हर क्वार्टर का जो रिजल्ट में मैं कुछ न कुछ नया सीखा हूँ, कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है। तो आज वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कंपनी के बारे में, कंपनी की रिसर्च के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब मुमकिन हुआ है ओनली हमारे पीयूष सर जी की वजह से। तो थैंक यू पीयूष सर जी, आपने मुझे इस फैमिली के अंदर ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला और जो मैं इस लायक अपने आप को इम्प्रूव करता गया, तो मैं आज अपना इस नॉलेज को आप सबके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं ऑटो सेक्टर के 2 और 3 व्हीलर के सेगमेंट के अंदर वाली कंपनी यानी कि बजाज ऑटो, हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बजाज ऑटो के बारे में 9 मंथ के रिजल्ट के बारे में आपके सामने कुछ जो आया है वो पेश करने वाला हूं। दोस्तों, बजाज ऑटो के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो वो इंडिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि वो एक्सपोर्ट करती है, इसलिए वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो 2 व्हीलर के अंदर एक्सपोर्ट में सबसे बढ़िया एक्सपोर्ट करती है, इसलिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। और 3 व्हीलर के अंदर वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है अभी आने वाले टाइम में ई व्हीकल के अंदर भी अपना रिसर्च कर रही है और अपने प्रोडक्शन को कर रही है। आने वाले टाइम में वो अपना एवरी ईयर यानी कि पर ईयर 5 लाख यूनिट सेल्स करने का एक्सपेक्टेशन अनुमान कर रही है, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रही है। और वो अपना ये जो प्रोडक्शन सेल्स है वो जून 22 से करने वाली है। दोस्तों, अब इस 2 और 3 व्हीलर के सेगमेंट के बारे में जो हम कुछ चर्चा करने वाले, तो देखिए दोस्तों, ये पूरे 2-3 व्हीलर जो है उस सब कंपनियों को मिला के इसका मार्केट कैप होता है 2.6 लाख करोड़। हाँ दोस्तों, ये पूरे 2.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो ये 2-3 व्हीलर के कंपनियों के है, उसमें से अकेला 99,000 करोड़ बजाज ऑटो का, यानी कि 38%। हाँ दोस्तों, 38% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्केट कैप में बजाज ऑटो का है। दूसरे नंबर पे आइसर मोटो जो कि 29% है। उसके बाद 21% हीरो मोटो। देखिए दोस्तों, यहां मैं कुछ दिखाने वाला हूं आगे कि हमें हीरो याद रखिए। दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा हीरो मोटो यहां हमें मार्केट कैप में तीसरे नंबर पर दिख रही है, लेकिन आगे जो हम सेल्स की बात करेंगे तो उसमें उसका नंबर क्या है याद रखिए। दोस्तों, मैं आपको पूछने वाला हूं। आइए दोस्तों, देखिए सेल्स, ये पूरे 2-3 व्हीलर है 87,000 करोड़ का सेल्स करती है, यानी कि हीरो मोटो कंपनी का 31,000 करोड़। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ पूछा था ना आपको, यहाँ क्या दिख रहा है नंबर 1 पे 36,000 करोड़, 36%, सॉरी 36% का कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स में हीरो मोटो का है। लेकिन आपने देखा, मैंने पहले बताया था कि वो मार्केट कैप में तीसरे नंबर पे है, जबकि उसका सेल्स नंबर 1 है। क्यों? बजाज ऑटो दूसरे नंबर पे है यहाँ पे सेल्स में, यानी कि 32%, 28,000 करोड़ का सेल्स बजाज ऑटो करती है। तीसरे नंबर पे टीवीएस मोटर यानी कि 22%, और चौथे नंबर पर आइसर मोटर। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। आगे देखिए दोस्तों, प्रॉफिट के बारे में देखिए। दोस्तों, मार्केट कैप में तीसरे नंबर पे थी बजाज ऑटो, दूसरे नंबर पर था सेल्स में, लेकिन प्रॉफिट में देखिए
क्यों मार्केट कैप में वो पहले नंबर पर है, ये वजह है कि मार्केट कैप में अच्छी कंपनियों का मार्केट कैप अच्छा, मार्केट कैप ऊपर क्यों है दूसरी कंपनियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये क्या दिख रहा है, पूरे ये सेक्टर 10,000 करोड़ का जो मार्केट कैप जनरेट करती है, उसमें से अकेला बजाज ऑटो 50%, यानी कि 4,800 करोड़, 48 करोड़, सॉरी 48 करोड़ प्रॉफिट अकेला बजाज ऑटो का है। और दूसरे नंबर पे हीरो मोटो 30% का रेवेन्यू, और आइसर मोटर 40% का प्रॉफिट जनरेट करती है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि देखिए दोस्तों, आज मैं जो जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं वो एक ऑटो इंडेक्स की कंपनी है, यानी कि ऑटो सेक्टर। हमें सबको मालूम है कि निफ्टी ने अभी आउट परफॉर्म कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडेक्स है 2017 से, ये पूरे सेक्टर ऑटो की सभी कंपनियां 2017 से डी ग्रोथ कर रही है, वो उसका ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। दिन ब दिन, ये मंथली चार्ट है, दिन ब दिन वो नीचे आ रही थी। अभी देखो दोस्तों, कुछ सेक्टर ने आउट परफॉर्म कर दिया, निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी के मुकाबले ऑटो इंडेक्स ने अभी तक 2017 को हाई को ब्रेक नहीं किया है। यानी कि ये पूरा सेक्टर, यानी कि पूरा सेक्टर जिसे हम कहते हैं ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स के अंदर आने वाली कंपनियां, उनकी एंसिलरी कंपनियां जो भी है, सभी कंपनी कोई भी का इतना ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ और कुछ मैंने दिखाना चाहा, ऑटो इंडेक्स ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन बजाज ऑटो, जिसको हमने बताया कि दुनिया की नंबर 3 नंबर, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, तो ये जो कंपनी है उसने 2017 के तो आउट परफॉर्म कर दिया। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी वो थोड़ा करेक्शन मोड में है दोस्तों। वो क्यों है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये पूरा इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडस्ट्रीज म्यूटेड में है, इसलिए वो उसने ब्रेकआउट कर दिया ऑटो इंडेक्स के पहले। ये अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि वो अपने इंडेक्स से पहले ब्रेकआउट कर देती है। अब देखते हैं वो उसकी वजह क्या है। अब देखते हैं दोस्तों, अभी वो हमने देखा चार्ट में कि वो ब्रेकआउट करने के बाद वो थोड़ा करेक्शन मोड में क्यों आ रही है। तो यहाँ हमें कुछ इस क्वार्टर का जो हम सेल्स के फिगर आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। हमें यहाँ देखे रहे कि डोमेस्टिक के अंदर -1% का डिग्रोथ आया सेल्स में दोस्तों, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल में 76% का। यहाँ जो हमें 76% का दिखा रहा है ग्रोथ, लेकिन पिछले इसी क्वार्टर के दौरान लो भी इसकी वजह से हमें ये इतना डिफरेंस दिख रहा है। हमें दिख रहा था लास्ट क्वार्टर में, 9 मंथ के क्वार्टर में 3 व्हीलर यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल का इतना सेल्स नहीं था दोस्तों, कोविड की वजह से। तो ये लो भी इसकी वजह से हमें यहाँ पे 76% का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखिए, डोमेस्टिक के अंदर ये सेक्टर यानी कि बजाज ऑटो ने सिर्फ 2% का, सिर्फ और सिर्फ 2% का ग्रोथ किया। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये देखा आपने दोस्तों, ये उसका सेल्स का फिगर नीचे जाने की वजह से ही वो अभी अच्छी कंपनी होने के बावजूद वो करेक्शन मोड में चल रही है। अब देखिए फिर भी एक्सपोर्ट में क्या क्या दोस्तों, बजाज ऑटो ही एक ऐसी कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है, इसीलिए तो वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, 3 व्हीलर में और 2 व्हीलर में सेकंड नंबर में। देखिए दोस्तों, 2 व्हीलर में एक्सपोर्ट में 36% का ग्रोथ आया, कॉमर्शियल व्हीकल में 34%, यानी कि दोनों को मिला के 35% का ग्रो एक्सपोर्ट में किया। तो ये कुल मिला के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को मिला के 2 व्हीलर में 60% का और कॉमर्शियल व्हीकल में 45% का, ये दोनों को मिला के उसने 90% का ग्रोथ इस क्वार्टर के दौरान किया है। तो ये वजह की ये इतना डोमेस्टिक के अंदर जो इतना 2 व्हीलर 3 व्हीलर में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से वो करेक्शन मोड में चल रहा है। अब हम देखेंगे आगे, ये अच्छी कंपनी क्वार्टर किसी भी कंपनी का अगर देखना कि कैसी है तो उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए, उस सेक्टर की कंपेयर कंपनी से उसकी क्वालिटी में क्या है सुधार, ये देखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं उसकी क्वालिटी यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन। देखिए दोस्तों, यहाँ का बजाज ऑटो का नेट प्रॉफिट मार्जिन दूसरी उसकी पीयर कंपनी के मुकाबले 18% का है,
मतलब ये 18% के नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती है, बाकी दूसरी कंपनियां 15, 9 और 3% हमें दे रही है। दूसरी उसकी क्वालिटी आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो कंपनी मुनाफा करती है वो मुनाफा अपने कर्ज को कितने टाइम तक वो पे कर सकती है, ये मुनाफा 700 टाइम्स, मतलब उसके ऊपर जो कर्ज है उसको 700 टाइम वो मुनाफा करती है, तो 700 टाइम पे कर सकती है। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी है। दूसरी कंपनी देखिए, जबकि 78, 73 और 2% ही दिखा रही है। जबकि अभी आगे देखिए रिटर्न ऑफ पेड अप इक्विटी, मतलब कि जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो उसने इक्विटी का कितना टाइम उसने अपना ग्रोथ मतलब कमा के दिया है इन्वेस्टर को, तो 70%, 70 टाइम, सॉरी, बजाज ऑटो ने 70 टाइम, आइसर मोटर 49, हीरो मोटर 73 और 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि उसने 18% को रिटर्न किया है इन्वेस्टर को। अब देखिए डेब्ट टू इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, किसी भी कंपनी का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी कंपनी अच्छी कंपनी माने जाने वाली के डेब्ट फ्री होनी है। देखिए दोस्तों 3% यहाँ की ना के बराबर, जबकि टीवीएस मोटर का 30% का हमें डेब्ट दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों ये डिफरेंस की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, सेल्स कंपैरेटिवली हीरो होंडा की वजह से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी प्रॉफिट अच्छा कर रही है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट है। अब हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों कि 2004 से 2021 तक इस कंपनी के सेल्स में क्या हुआ। देखिए दोस्तों 2004 में ये 5,400 करोड़ का सेल्स करती थी, जबकि अभी 27 मतलब 28,000 करोड़ का 2021 में सेल्स कर रही है। देखिए दोस्तों उसने ये 2004 से 21 तक 9% के CAGR से ग्रोथ किया, अपने सेल्स को 5 टाइम बढ़ाया। देखिए दोस्तों इसमें आपको 2019 में उसने 30,000 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि अपना लाइफ टाइम हाई सेल्स है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखें प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट में क्या हुआ, 2004 में 700 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी 4,800 का प्रॉफिट करिए। यहाँ हमें 2020 में लाइफ टाइम प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट दिखा है 5,000 करोड़ का। देखिए दोस्तों उसने अपनी हिस्ट्री में सिर्फ 5 बार ही अगले ईयर साल से प्रॉफिट में अगले साल के मुकाबले थोड़ा कम आया है, बाकी कंपैरेटिवली वो प्रॉफिट हाई करती जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि वो प्रॉफिट करती है अच्छी कंपनी तो उसका रिजर्व भी बढ़ता है, जबकि 2004 में 3,800 करोड़ का रिजर्व था, जो कि 27,000 करोड़ का रिजर्व अभी उसका है। अब देखिए दोस्तों करंट सिनेरियो, किसी भी कंपनी का करंट सिनेरियो देखना चाहिए। लास्ट एनुअल क्वार्टर में क्या था, -7% का सेल्स ग्रोथ था, प्रॉफिट ग्रोथ भी -7% का था, जबकि क्वार्टर 1 आया तो सेल्स में 140% का इजाफा हुआ और प्रॉफिट में 196% का इजाफा। H1 के अंदर 58% सेल्स बढ़ा और प्रॉफिट 102%। लेकिन अभी हमने आगे देखा इस तरह वो सेल्स की डिग्रोथ की वजह से अभी 31% का सेल्स आया है और 35% का प्रॉफिट आया है। मतलब कि ये पूरे जो चारों क्वार्टर है उसमें अपने मार्जिन को मेंटेन किया है। दोस्तों अच्छी कंपनियां अपने मार्जिन को मेंटेन करती है, जबकि वो डेब्ट फ्री कंपनियां हो तो वो 18% का मार्जिन, 18 से 20% के मार्जिन के अंदर वो मेंटेन किया है उसने। अब हम देखते हैं डिविडेंड, अच्छी कंपनियां डिविडेंड भी अच्छा देती है दोस्तों। उसने अपनी हिस्ट्री जब शुरू हुई तब से आज तक 800 रुपीज का डिविडेंड दिया है, लास्ट ईयर उसने 140 रुपीज का डिविडेंड दिया है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमने 2004 से 21 तक का जो सफर देखा उसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म में 25% का ग्रोथ का अनुमान लगाया और लॉन्ग टर्म में 12% के ग्रोथ का अनुमान लगाया। तो ये जो हम सेल्स में ग्रोथ और प्रॉफिट में जो अनुमान लगा रहे
तो उसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते चल सकते हैं कि आने वाले साल में 35,000 करोड़ का सेल्स करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आगे बोला था हिस्ट्री में, आपको मालूम है कि 2020 में उसका हाईएस्ट लाइफ टाइम सेल्स था। तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट करते चल सकते हैं कि वो अपना लाइफ टाइम हाई सेल्स करेगी, और लाइफ टाइम हाई सेल्स करेगी तो प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। प्रॉफिट आएगा 6,000 करोड़ का, यानी कि 2025 में 44,000 करोड़ का सेल्स आएगा, और 2030 में 77,000 करोड़ का हम अनुमान कर सकते थे। प्रॉफिट देखते हैं तो 2022 में 6,000 करोड़ का, 2025 में 76,000 करोड़ का, और 2030 में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट का अनुमान रख सकते हैं। ये हम फ्यूचर ट्रेंड्स को हम जो पिछले साल के रिजल्ट्स के अनुमान के अनुसार हमने ये अनुमान किया है। अब इंट्रिंसिक प्राइस वैल्यू ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये अपने फंडामेंटल के और सेल्स और प्रॉफिट के जो फिगर है उसको हम कैलकुलेट करके ये इंट्रिंसिक प्राइस वैल्यू को निकालते हैं। जो हमने निकाली है कि 2022 में उसकी प्राइस 44,300, 2025 में 5,400, और 2030 आते आते 9,500 हो सकती है। एक्चुअल प्राइस उसमें डिफरेंस हो सकता है दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग प्राइस है। हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखते हैं कि ये अच्छी कंपनी किस लोगों के पास है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है? प्रमोटर के पास 54% का, पब्लिक के पास 16% का, एफपीए के पास 10%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8%, अदर्स म्यूचुअल फंड के पास 5%। तो इस तरह के देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। टेक्निकल चार्ट में हम क्या देखते हैं? अब अभी तक हमने फंडामेंटल के लिए देखा, अब हम टेक्निकल में देखते हैं कि ये अभी करेक्शन मोड में है दोस्तों। अपने ब्रेकआउट करने के बाद तो हमें इसी करेक्शन, अच्छी कंपनी का इसी करेक्शन मोड का फायदा उठाते हुए 3,500 से 2,500 के जोन में एक्यूमुलेट करके बाय करना चाहिए, और हम आने वाले टाइम में 5,000 का टारगेट रख के चल सकते हैं। ये दोस्तों अभी सेक्टर म्यूटेड है, ये अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन अभी इस म्यूटेड सेक्टर होने के बावजूद भी हम इस कंपनी के अंदर अपना 2 से 3% का एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो मैंने दिखाया दोस्तों, ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, ना कि कोई एडवाइस लेने की और बेचने की। अपने जो भी इसमें इन्वेस्ट करे लोगों, तो वो कंसल्ट एडवाइजर को कंसल्ट करके कीजिए। ये सिर्फ मैं अपना स्टडी पर्पस के लिए कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद।